हेलो रेखा, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप जुड़ना शुरू करिए जल्दी जल्दी। रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं क्या हमने पढ़ना शुरू किया था। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट सेकंड चल रही है पोइट्री। गुड इवनिंग प्रज्ञा, गुड इवनिंग सीता। और यूनिट सेकंड पोइट्री में हमने एक लेक्चर शुरू किया था द रोमांटिक एज पोइट्री 1798 से 1837। इसमें हमने रोमांटिक एज पोइट्री में सबसे पहले तो रोमांटिक एज पोइट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था। हमने कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ने शुरू किए थे इसके कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसका एक असर हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर हुआ इस मूवमेंट के ऊपर, और एक पॉलिटिकल सोशल चेंजेस जो हो रहे थे उस दौर में उसका असर हुआ। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे रोमांटिक पोइट्री के, किस तरह से इमोशन और इमेजिनेशन पर बहुत जोर दिया करते थे पोएट्स, नेचर को सेलिब्रेट करते थे, इंडिविजुअलिज्म और सब्जेक्टिविटी पर लिखते थे कि मैं इंडिविजुअल व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ, उसके बारे में कविताएं लिखते थे। उनका इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पर और एग्जॉटिक पर। बहुत ही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किया करते थे अपनी कविताओं में, एग्जॉटिक सेटिंग्स का यूज़ करते थे। ठीक है, चाहे वो डिस्टेंट लोकल्स हों या एग्जॉटिक हों, वो ऐसे समय ऐसे प्लेसेस का इस्तेमाल किया करते थे जो आपके अंदर सेंस ऑफ वंडर को क्रिएट करे। रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को इस्तेमाल करते थे और सोशल क्रिटिक किया करते थे। रिबेलियन और रेवोल्यूशन का जिक्र करते थे क्योंकि खुद इंस्पायर थे उन्हीं चीज़ों से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया करते थे। औद्योगिकीकरण पसंद नहीं था उन लोगों को। नोटेबल रोमांटिक पोएट्स हमने पढ़ने शुरू किए थे। हमने विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली और जॉन कीट्स का जिक्र किया था और कॉन्क्लूजन पढ़ना शुरू किया था। इसके बाद हमने सैमुअल टाइलर कॉलरिज यानी कि एस.टी. कॉलरिज को पढ़ना शुरू किया था 1772 टू 1834। उनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन का जिक्र हुआ था। उनके लिटरेरी वर्क्स का जिक्र हमने किया था, लिरिकल बैलेड्स जिसमें उन्होंने कोलैबोरेशन किया था वर्ड्सवर्थ के साथ। मेजर वर्क्स में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को पढ़ा था। कुबला खान का जिक्र हुआ था, क्रिस्टबेल का जिक्र हुआ था, डिजेक्शन एनॉर्ड का जिक्र हुआ था। और अब हमें यहाँ से पढ़ना है कि एस.टी. कॉलरिज का कंट्रीब्यूशन क्या था, योगदान क्या था लिटरेरी क्रिटिसिज्म और फिलॉसफी को। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना। वालेकुम अस्सलाम। चलिए देखिएगा। गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग शिवानी। गुड इवनिंग फिरोज। चलिए शुरू करें। कंट्रीब्यूशन सबसे पहला बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1870, कॉलेज मेजर वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एस.टी. कॉलेज ने काफ़ी सारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा है, उसमें जो उनकी मेजर रचना वो यही है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ब्लेंडिंग ऑटोबायोग्राफी विद लिटरेरी थ्योरी, इसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी को लिटरेरी थ्योरी के साथ जोड़ा है। इट इंक्लूड्स हिज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री, इसमें उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को क्रिटिकली एनालाइज किया है और आउटलाइन किया है हिज ओन थ्योरीज, अपने खुद की थ्योरीज को इमेजिनेशन पर और पोएटिक क्रिएटिविटी पर। ठीक है, इमेजिनेशन एंड फैंसी, कल्पना यानी कि कॉलरिज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द प्राइमरी इमेजिनेशन, ठीक है, द सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी। अब ब्रैकेट में कुछ लिखा है, तीनों के बारे में सुनिएगा। एस.टी. कॉलेज ने अंतर बताया है आपको और मुझे।
प्राइमरी इमेजिनेशन पर, ठीक है, कि 3 तरह की इमेजिनेशन होती हैं। एक तो प्राइमरी इमेजिनेशन, एक होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन और एक होती है फैंसी। इन तीनों तीनों कल्पनाएं, ठीक है। इन तीनों कल्पनाओं में ठीक कुछ फर्क है। वो क्या है सुनिएगा। प्राइमरी इमेजिनेशन, द क्रिएटिव फोर्स इन ऑल ह्यूमन बींग्स, कि हम सभी इंसानों में एक क्रिएटिव फोर्स होती है, सभी में होती है, उसे हम प्राइमरी इमेजिनेशन बोलते हैं। कि बचपन में आर्ट करने का दिल कर रहा है, गाना गाने का मन कर रहा है, डांस करने का दिल कर रहा है, तो एक प्राइमरी इमेजिनेशन है जो एक क्रिएटिव फोर्स है हम सबके अंदर। एक सेकेंडरी इमेजिनेशन का जिक्र किया इन्होंने, जो पोएटिक इमेजिनेशन है। उन्होंने माना है कि सभी तरह की इमेजिनेशन में जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो आपको कविताएं लिखने में मदद करती है। और एक फैंसी शब्द का उन्होंने यूज़ किया है, ये भी एक तरह की कल्पना है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है मेमोरी और एसोसिएशन का, ठीक है। जब आप अपनी मेमोरी और एसोसिएशन का इस्तेमाल करके एक मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए कलाओं का निर्माण करते हैं, वो फैंसी है। पर्सनल लाइफ और चैलेंजेस एस.टी. कॉलरिज के। एडिक्शन, कॉलेज स्ट्रगल्ड विद ओपीएम एडिक्शन। इनको ओपीएम एडिक्शन था भैया, अफीम का सेवन किया करते थे जी फिरोज। फॉर मच ऑफ हिज एडल्ट लाइफ, ज़्यादातर एडल्ट लाइफ में, विच अफेक्टेड हिज हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। और इसी ओपीएम के एडिक्शन की वजह से इनकी हेल्थ और इनकी प्रोडक्टिविटी दोनों में काफ़ी अफेक्ट हुआ था दोनों। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो हिज रिलेशनशिप विद वर्ड्सवर्थ वॉज पिविटल। इनका जो रिश्ता था वर्ड्सवर्थ के साथ वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, हम सबको पता है। बट ऑल्सो फ्रॉट विद टेंशंस, लेकिन वो टेंशन से भरा था। कॉलेज मैरिज टू सारा फ्रिकर वॉज अनहैप्पी। इनकी जो शादी हुई थी सारा से, उसमें वो नाखुश थे। कंट्रीब्यूटिंग टू हिज पर्सनल स्ट्रगल्स, इसी वजह से इनके पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स चलते रहते थे। लेगेसी एस.टी. कॉलरिज की विरासत। सैमुअल टाइलर कॉलरिज वर्क रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। देखो कुछ भी हो, इनकी रचनाएं अभी भी कॉर्नर स्टोन है रोमांटिक लिटरेचर में। इनका जो इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज था, इनका जो एक्सप्लोरेशन था सुपरनेचुरल को, प्रोफाउंड फिलोसफिकल इंसाइट्स जो थे इनके रचनाओं में, कॉन्टिन्यू टू इन्फ्लुएंस राइटर्स एंड थिंकर्स। वो आज भी राइटर्स एंड थिंकर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कॉलेज लेगेसी एंड्योर्स थ्रू हिज टाइमलेस पोएट्री। कॉलेज की विरासत को आप देख सकते हैं उनकी टाइमलेस पोएट्री में, उनके क्रिटिकल राइटिंग्स में, विच हैव शेप्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। इन्होंने, इनकी रचनाओं ने रोमांटिसिज्म की समझ को एक आकार दिया है। एंड द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन लिटरेचर, इन्होंने बताया है कि इमेजिनेशन का, कल्पना का क्या रोल हो सकता है साहित्य में, ठीक है। ये इनका फोटो है, ठीक है, ये इनकी पेंटिंग है, एक्चुअल पेंटिंग। की थीम्स इन कॉलेज पोएट्री। अब कॉलेज की पोएट्री में कुछ की थीम्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो सुपरनेचुरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं पर्सनली एग्जाम बनाऊँ और एस.टी. कॉलरिज से मुझे क्वेश्चन देना हो तो मैं सुपरनेचुरल से कोई क्वेश्चन दूंगा ज़रूर, ठीक है। कॉलेज फैसिनेशन विद द सुपरनेचुरल इज एविडेंट। इनका एक फैसिनेशन था सुपरनेचुरल को लेकर, परियों में और गाउल्स में, ठीक है, ग्नोम्स में, ठीक है, और एंजल्स में, ठीक। तो इनका बहुत फैसिनेशन था और वो एविडेंटली नज़र आता है इनकी कविताओं में, जैसे कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में नज़र आता है और क्रिस्टबेल में नज़र आता है। वेयर अदर वर्ल्डली एलिमेंट्स, जहाँ पर दूसरी दुनिया के जो एलिमेंट्स हैं, क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड ऑ। वो एक सेंस ऑफ मिस्ट्री और एक सेंस ऑफ ऑ, विस्मय को क्रिएट करते हैं इनकी रचनाओं में। दूसरा नेचर से बहुत लगाव था, सारे रोमांटिक पोएट्स को था, इनको भी था, ठीक है। ओके फिरोज, दैट्स गुड। गुड इवनिंग कल्पना। वाइल ऑफर इंटरवाइंड विद द सुपरनेचुरल, वैसे तो इंटरवाइंड रखते थे अपनी रचनाओं को सुपरनेचुरल में, जिस तरह ऊपर समझाया। कॉलेज डिपिक्शन ऑफ नेचर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इट्स ब्यूटी। ये जो वर्णन करते थे नेचर का, उसमें वो रिफ्लेक्ट करते थे नेचर की खूबसूरती, नेचर की पावर, उसकी जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में। इमेजिनेशन सेंट्रल थीम होती थी कॉलेज की रचनाओं में, इमेजिनेशन। द इमेजिनेशन इज पोर्ट्रेट एज अ पावरफुल। इमेजिनेशन को एस.टी. कॉलरिज अपनी रचनाओं में इस तरह से पोर्ट्रेट करते थे कि ये इमेजिनेशन एक ताकतवर, ऑलमोस्ट डिवाइन फोर्स है, लगभग देवताओं की ताकत है ये, दैट शेप्स ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। और यही इंसानों के अनुभव और उनकी क्रिएटिविटी को आकार देती है। तो इमेजिनेशन में बहुत ताकत है, ऐसा एस.टी. कॉलरिज को लगता था। आइसोलेशन और एलिनेशन, ठीक है, अलग थलग होना, यानी कि
मैनी ऑफ कॉलेज पोएम्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ आइसोलेशन। कॉलेज की कई कविताओं में उन्होंने आइसोलेशन की थीम्स को एक्सप्लोर किया है, बोथ फिजिकल एंड इमोशनल, दोनों तरह का आइसोलेशन, कि आप फिजिकली दूर हो जाएं या आप मेंटली दूर हो जाएं, इमोशनली दूर हो जाएं किसी से। रिफ्लेक्टिंग इज ओन स्ट्रगल्स विद एडिक्शन, ये इनके खुद के स्ट्रगल थे, खुद के संघर्ष को दिखाता था कि जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे थे एडिक्शन को लेकर और जो पर्सनल रिश्ते थे इनके अपनी बीवी से उसको लेकर। कॉलेज इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, कॉलेज का जो इन्फ्लुएंस है साहित्य पर, पर्टिकुलरली द रोमांटिक मोमेंट पर, इस प्रोफाउंड, वो बहुत प्रोफाउंड है। एंड हिज वर्क्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड, इनकी रचनाएं अभी भी पढ़ी जा रही हैं, अभी भी अप्रिशिएट की जा रही हैं अपनी इमेजिनेटिव डेप्थ के लिए और लिरिकल ब्यूटी के लिए। ठीक है, चलिए, वालेकुम अस्सलाम। ज़रा आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे आदमी पर चलते हैं, दूसरे कवि पर चलते हैं, रोमांटिक मूवमेंट के, रोमांटिक एज के, जिनका नाम है रॉबर्ट साउदी। 1774 से 1843। सुनिए, रॉबर्ट साउदी वॉज एन इंग्लिश पोएट ऑफ रोमांटिक स्कूल। ये रोमांटिक स्कूल, रोमांटिक दर्शन के इंग्लिश पोएट थे और पोएट लॉरिएट थे 1813 से अंटिल हिज डेथ, अपनी मौत 1843 तक, 43 तक। ठीक है, 30 साल। नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव लिटरेरी आउटपुट, जाने जाते हैं कि बहुत ही एक्सटेंसिव लिटरेरी आउटपुट दिया है इन्होंने। साउदी वॉज ऑल्सो अ बायोग्राफर, ये एक बायोग्राफर भी थे, हिस्टोरियन इतिहासकार भी थे और एसेइस्ट भी थे। वाइल नॉट एज यूनिवर्सली एक्लेम्ड एज सम ऑफ हिज कंटेम्पररीज, यूनिवर्सली इतनी इज्जत तो इनको नहीं मिली है जितनी कि इनके कंटेम्पररीज विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज को दी गई है, लेकिन फिर भी इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लिटरेचर को वर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वो इनकी लाइफ टाइम में बहुत सिग्निफिकेंट थे। ठीक है, बाद में तो थोड़े से आउटशाइन हो गए। ठीक है, दिव्या राठौर, यूपी टीजीटी कब होगा? तो सुनिए, यूपी टीजीटी कब होगा किसी भी टीचर को नहीं पता। ठीक है, किसी को भी। और हम अपने चैनल पर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम ये वाली वीडियोस नहीं बनाते हैं कि ये वाली आयोग में ये हुआ, आयोग में वो हुआ, बड़ी खबर, खुशखबरी। ठीक है, ठीक है, वो सब व्यूज़ लेने के चोचले हैं। हकीकत यही है कि किसी भी टीचर को, किसी भी आदमी को ये नहीं पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी कब होने वाला है। अब ये जितनी भी वीडियोस आप चैनल्स पर, दूसरे चैनल्स पर या दूसरे टीचर्स की वीडियोस आप देखते हैं, ठीक है, मैं बहुत हार्श बात बता रहा हूँ आपसे, बहुत ही हार्श, बुरी लग जाएगी लेकिन सुन लीजिएगा। ये जितनी भी आप वीडियोस ये देखते हैं कि अक्टूबर में हो सकता है यूपी टीजीटी, नवंबर में हो सकता है यूपी टीजीटी, ये टीचर्स की डेस्परेशन है। ठीक है, क्योंकि टीचर्स के पास बच्चे नहीं हैं पढ़ाने को, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा है, कोचिंग नहीं चल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से। ठीक है, बहुत बुरी हालत में है टीचर्स। तो अब एक आध वीडियो बना दी कि अगले महीने हो सकता है टीजीटी, नवंबर में हो सकता है टीजीटी, उस एक वीडियो के चक्कर में 2 4 5 एडमिशन हो जाते हैं, घर का खर्चा चल जाता है। ये हार्श रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। हकीकत यही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी कब हो रहा है किसी को नहीं पता, सब बकवास कर रहे हैं। अब आपने हमसे पूछा कि यूपी टीजीटी कब होगा, आई डोंट नो। ठीक है, मुझे नहीं पता कब होगा। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि समायोजन का काम हो रहा था, वो काम निपट गया है। ठीक है, अब टीजीटी पीजीटी कब होगा इसकी पूरी की पूरी जो गेंद है वो आयोग के पाले में है। आयोग बन गया है, आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं नहीं हुए इसका नहीं पता है। नियुक्ति के लिए प्रोसेस शुरू हो गया था। ठीक है, इंटरव्यू लेटर्स इन्होंने मांगे थे, लोगों ने अपने भरे भी थे। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी इंसान को ये नहीं पता कि यूपी टीजीटी कब होने वाला है। बस एज अ टीचर और एज अ गाइड मेरी बस आपसे ये विनती है कि आप एक बार अपना टीजीटी या पीजीटी जो भी आप दे रहे हैं उसे पढ़ लीजिए किसी टीचर से, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं। हम अपना एग्जांपल देके बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने हमसे यूपी टीजीटी पढ़ा है या आप हमसे पढ़ना चाहती हैं,
या आप किसी और टीचर से पढ़ रही हैं या पढ़ना चाहती हैं, आप उस टीचर से टीजीटी की तैयारी कर लीजिए। एक बार अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, जो भी आपके पास 2-4 किताबें हैं यूथ की, इसकी उसकी, वो तैयार कर लीजिए, कोटेशंस तैयार कर लीजिए, वोकेबलरी तैयार कर लीजिए, ग्रामर पढ़ लीजिए, अपने स्तर से यूपी टीजीटी की तैयारी कर दीजिए और उसके बाद उसे छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए 1-2 बार तैयारी करके। अब जो दूसरे एग्जाम आ रहे हैं, जैसे DSSS भी आ रहा है, उसका फॉर्म भरिए, उसकी तैयारी करिए। यूजीसी नेट, अगर आपको आगे बढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर में, यूजीसी नेट की तैयारी करिए। बीपीएससी का आ रहा है तो बिहार की तरफ चले जाइए, उसकी तैयारी कर लीजिए। जैसे ही यूपी टीजीटी आए जल्दी से उठाइए, ठीक है, उसे रिवाइज कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक ही एग्ज़ाम को लेकर बैठे रहेंगे कि यूपी टीजीटी आएगा तो मेरी नौकरी लगेगी, ठीक है, और मैं उसी को तैयारी करती रहूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल वो एज अ स्टूडेंट आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब एक बार जब आप तैयारी कर लें यूपी टीजीटी की, यूपी पीजीटी की, एक बार आपने पढ़ लिया टीचर से, एक बार आपने सारी तैयारी कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, रिपीट कर लिया, सब कुछ आपके टिप्स पर आ गया, बस आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। हफ्ते में, महीने में उसे रिवाइज और रिपीट करते रहिएगा, है ना, टच में रहिए। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आए फिर सब कुछ छोड़ देना, फिर आपका सारा फोकस यूपी टीजीटी पीजीटी पे होना चाहिए। तो हमें नहीं पता यूपी टीजीटी कब आएगा, बस हमारी एडवाइस एज अ टीचर आप सभी स्टूडेंट्स को ये है कि आप एक बार यूपी टीजीटी पीजीटी तैयारी कर लीजिए, किसी टीचर से एक बार किताबें पढ़ लीजिए, एक बार प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, एक बार सैम्पल पेपर्स कर लीजिए, एक बार वोकैबुलरी याद कर लो, एक बार फिगर ऑफ स्पीच रट लो, ठीक है, एक बार ग्रामर पढ़ लो, ठीक है, उसे रिवाइज कर लो और उसके बाद साइड में रख दो। जब डेट आ जाएगी जाकर दे आइएगा रिवाइज करके 2-3 महीने का, जो भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और इतने आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तरफ जाइए, आप अपॉर्चुनिटीज़ मत गवाइए जो कहीं और आ रही हैं। EMRS आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने बोला था कि EMRS का फॉर्म भरिए, उसमें बहुत सारी लड़कियों ने नहीं भरा कि हमें वहाँ रहना पड़ेगा जाकर आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने भरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ हमारे, किसी का टीचिंग में हुआ, किसी का नॉन टीचिंग में हुआ, लेकिन हुआ। वो यूपी टीजीटी की इंतज़ार में बैठे रहते तो बैठे रह जाते, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का भी बीपीएससी में हुआ था, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स DSSS में गए। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स को एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है, मुझे पता है, फोकस बिगड़ता है कि जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपका मन करता है कि आप उसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ठीक है, वहीं चलते रहें। लेकिन अभी जिस हिसाब से जॉब्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब सब सारे ऑप्शंस खंगाल लेने चाहिए, वरना आप, पता है क्या होगा, आप लोगों के साथ क्या होगा, आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कुछ दिनों में, और फ्रस्ट्रेट जिस दिन हो जाएंगे फिर उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। तो क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी तो आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, लिटरेचर, ठीक है, ग्रामर, तो इसलिए जो भी एग्ज़ाम आ रहा है फोकस होके उसकी तैयारी कर लो, पढ़ लो और दे दो, ठीक है। और बाकी भाई वो जो वीडियो जो आपका दिमाग ख़राब किया हुआ है टीचर्स लोगों ने या चैनल्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने, या वह एग्ज़ाम है तब एग्ज़ाम है, किसी को कुछ नहीं पता भाई, किसी को कुछ नहीं पता है। उनसे बस कमेंट करके पूछ लो तुम्हें कैसे पता, ठीक है, उस आदमी का नाम बताओ जिससे तुमने बताया है, तो किसी को कुछ नहीं पता है। तो जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, या फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। आएगा दे के आइएगा, नहीं आएगा किसी और की तैयारी करो। अभी जैसे DSSS भी आ रहा है अक्टूबर नवंबर में, उसका पता है कि वो तो आ ही रहा है, ठीक है, उसकी तैयारी में लग जाओ। TGT वो आ रहा है, नेट आ रहा है, तो नेट क्वालिफाई कर लो इतने, ठीक है। BPSC है, BPSC का फॉर्म भर दो। तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लीजिए बस अब आप, ठीक है। इस एक एग्ज़ाम के चक्कर में अपनी मत लाइफ ख़राब करिए। मैं तो भाई मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आप लोगों का खून क्यों नहीं खोल रहा हमें नहीं पता, हमारा तो बहुत खोलता है। लेकिन यह है कि हम एज ए, हमारा गोल नहीं है TGT PGT, हमारा गोल कुछ और है, हम पढ़ा रहे हैं, यही करना है हमें अपनी पूरी ज़िंदगी। तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, है ना। चलिए, जी, कोई नहीं, ज़रा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, एज भले ही निकल गई हो। और ये जो भी आपको इस बैच में पढ़ाया जा रहा है UGC नेट के, वो तो हर एग्ज़ाम में काम आएगा आपके। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सब एग्ज़ाम में काम आने वाला है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ते रहिए बस, ठीक है।
जो भी फॉर्म आता है उसे भरते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए, ठीक है। और एक गाइड रखिए अपनी ज़िंदगी में, एक टीचर अपनी ज़िंदगी में रखिए, ठीक है। बहुत सारी नावों पर सवार मत होइए। 10 टीचर को पकड़ लेंगे, 10 कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएंगे लाइफ में, ठीक है। एक टीचर पकड़िए, एक बुक पकड़िए, 2 बुक पकड़िए, एक टीचर पकड़िए, एक प्रीवियस ईयर पकड़िए, ठीक है, और बस लग जाइए। चलिए, अर्ली लाइफ और एजुकेशन, रॉबर्ट साउदी की। बर्थ एंड फैमिली। साउदी वॉज बॉर्न ऑन August 12, 1774। यूपी टीजीटी पीजीटी में तो एज लिमिट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एलटी में 40 साल है एज, तो अभी आपके पास हैं ऑप्शंस काफ़ी सारे, तो बस तैयारी करते रहिए, जैसे फॉर्म आएंगे भरिएगा। सऊदी, अब हम पढ़ लेते हैं भाई, है ना, 5 मिनट हो गए, अब बात करेंगे लास्ट में। सऊदी पैदा हुए थे 12 अगस्त को 1774 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ही वॉज द सन ऑफ अ लिनन ड्रेपर। इनके पापा लिनन के कपड़े का काम करते थे। एजुकेशन की बात करें, ही अटेंडेड वेस्टमिंस्टर स्कूल। इन्होंने वेस्टमिंस्टर स्कूल को अटेंड किया था और बाद में इन्होंने बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड को ज्वाइन किया था। ही लेफ्ट ऑक्सफोर्ड विदाउट अ डिग्री। इनको भी डिग्री नहीं मिली थी भैया, बट विद अ स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स राइटिंग। जब निकले ऑक्सफोर्ड से तो बहुत इंक्लाइनेशन था राइटिंग को लेकर, और रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज़ लेकर निकले थे वहाँ से। राजनीति का भैया मोह चढ़ गया था। लिटरेरी करियर और मेजर वर्क्स इनके पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है पोट्री की बात करते हैं, जोन ऑफ आर्क। जोन ऑफ आर्क का जिक्र मैं पिछले 22 दिनों में कई बार कर चुका हूँ। ये डेट 23 पढ़ रहे हैं आप हमसे यूजीसी नेट का। जोन ऑफ आर्क, ठीक है, वो हीरो जो फ्रांस की तरफ से आई, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के वॉर में, ठीक है, कई बार जिक्र हुआ है और आपसे ये कहा भी गया है कई बार कि जोन ऑफ आर्क के बारे में अगर आपको थोड़ा सा जानना है तो आप तो गूगल कर सकते हैं, या फिर आप विलियम शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं आप उनको देख सकते हैं। और उनकी हिस्ट्री प्लेस की सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, और हमने टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक भी भेजा हुआ उसका, ठीक है, प्लेलिस्ट का। चलिए, जोन ऑफ आर्क एक पोएम है, इनकी समरी की बात करते हैं। एक एपिक पोएम है दैट रिकाउंट्स द लाइफ एंड डीड्स ऑफ जोन ऑफ आर्क। इसमें जोन ऑफ आर्क के जीवन, ठीक है, और उनके कामों का वर्णन है, हाईलाइटिंग हर हीरोइज्म, उनके हीरोइज्म को हाईलाइट किया गया है और उनके डिवाइन मिशन को। थीम्स की बात करें तो हीरोइज्म थीम है, डिवाइन इंस्पिरेशन थीम है, पेट्रोटिज्म है, और फाइट अगेंस्ट ऑप्रेशन, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई। स्टाइल की बात करें तो रोमांटिक और पेट्रियोटिक स्टाइल में लिखा गया है इसे, विद अ ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव। और ब्लेंड है, ये मिश्रण है, एक तरफ हिस्टोरिकल नैरेटिव है और दूसरी तरफ पोएटिक इमेजिनेशन है। इसके अलावा रॉबर्ट साउदी की एक और एपिक पोएम है, थलाबा द डिस्ट्रॉयर। समरी की बात करें, ये एक एपिक पोएम है सेट इन द मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट में सेट है, अरब में सेट है, फॉलोइंग द एडवेंचर्स ऑफ थलाबा। इसमें थलाबा नाम के एक कैरेक्टर के एडवेंचर्स हैं, जो कि एक यंग हीरो है, डेस्टिन्ड टू डिस्ट्रॉय एन इविल सॉर्सरर, जिसकी किस्मत में लिखा गया है कि वो एक इविल सॉर्सरर, जादूगर को तबाह करेगा। थीम्स की बात करें तो गुड वर्सेस इविल इसकी थीम है, डेस्टिनी किस्मत, और द सुपरनेचुरल दिखाया गया है, जो कि सॉर्सरर है, सुपरनेचुरल इसमें। गुड इवनिंग लता। स्टाइल की बात करें तो ये अनराइम्ड वर्ड्स में लिखा गया है, इरेगुलर मीटर जिसे बोलते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स साउदीज इंटरेस्ट इन एग्जॉटिक लोकल्स। ये बताता है कि रॉबर्ट साउदी को बहुत इंटरेस्ट था एग्जॉटिक लोकल्स को लेकर, है ना, अलग विदेशी जगहों को लेकर, और मिथिक स्टोरी टेलिंग में बहुत इंटरेस्ट था इनको। इसके अलावा द कर्स ऑफ कहामा, ठीक है, ये भी एक एपिक पोएम है, दिस वन बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी। कर्स ऑफ कहामा हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड है, डिटेलिंग द ट्राइनिकल रूल ऑफ कहामा। इसमें कहमा नाम के एक आदमी का निरंकुश शासन दिखाया गया है, और अल्टीमेट ट्रायम्फ, अल्टीमेट जीत दिखाई गई है जस्टिस, न्याय की और राइटियसनेस की। थीम्स की बात करें तो पावर, टायरनी दिखाई है, निरंकुशता और सत्ता, जस्टिस, सुपरनेचुरल और रिडेम्पशन। स्टाइल की बात करें तो एग्जॉटिक इमेजरी से भरी हुई ये पोएम है और ड्रामेटिक नैरेटिव है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है, रॉड्रिक द लास्ट ऑफ द गोथ्स, 1814। ये भी एक एपिक पोएम है। इसमें जो लास्ट गॉथिक राजा हैं स्पेन के, ठीक है, उनकी कहानी है, फोकसिंग ऑन हिज डिफीट बाय मूर्स, जिसमें दिखाया गया है कि जो स्पेन के राजा हैं किस तरह से वो हारे थे अफ्रीकन लोगों से, मूर्स से, एंड हिज सब्सिक्वेंट पेनेंस एंड रिडेम्पशन, और किस तरह से उसके बाद एक ख़तरा आया, फिर किस तरह से उन्होंने उसको रिडेम्प्ट किया। इस थीम की बात करें तो हीरोइज्म है इसमें, रिडेम्पशन है, हिस्टोरिकल चेंज है और नेशनल आइडेंटिटी है।
स्टाइल रोमांटिक और हिस्टोरिकल स्टाइल में लिखा गया है विद अ फोकस ऑन ड्रामेटिक पर्सनल, और फोकस किया गया है ड्रामेटिक पर्सनल पर और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पर। प्रोज और अदर राइटिंग्स की बात करते हैं, पोट्री की बात तो हो गई। इन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं रॉबर्ट साउदी ने। साउदी वॉज अ प्रोलिफिक बायोग्राफर थे भाई ये। राइटिंग लाइव्स ऑफ नोटेबल फिगर्स, इन्होंने कई लोगों की जीवन कथाएं लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि जॉन वेस्ली की, ओलिवर क्रॉमवेल की, हॉरेशियो नेल्सन की, इनकी बायोग्राफी लिखी है इन्होंने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसकी बायोग्राफी रॉबर्ट साउदी ने नहीं लिखी। ये 3 नाम होंगे, चौथा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ हो सकता है, उनकी नहीं लिखी। हिज बायोग्राफी ऑफ नेल्सन, इनकी जो बायोग्राफी है नेल्सन को लेकर, द लाइफ ऑफ नेल्सन के नाम से 1813 में जो लिखी थी, वो पर्टिकुलरली वेल रिगार्डेड है। हिस्ट्रीज, साउदी रोट सेवरल हिस्टोरिकल वर्क्स, इन्होंने कई ऐतिहासिक एग्जॉटिक इमेजिनरी क्या होता है, नाम से पता लग रहा है एग्जॉटिक तो जो आपके क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी अफ्रीका नहीं गया, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, लेकिन मैं इमेजिन करूँगा अफ्रीका को, उसकी एग्जॉटिक लाइफ को, कि घने सवाना के जंगल होंगे, वहाँ जिराफ होते होंगे, ठीक है, जिराफ पर बैठा कोई राजा होगा, ठीक है। तो वो एग्जॉटिक इमेजिनरी या इमेजिनेशन का वो है एग्जाम्पल, ठीक है। सो हाँ, तो कई हिस्टोरिकल वर्क्स इन्होंने लिखा है जिसमें शामिल हैं हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील, ठीक, और हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर, ये 2 किताबें हैं। रिफ्लेक्टिंग हिज ब्रॉड इंटरेस्ट इन मेटिकुलस रिसर्च, ये दिखाता है कि कितना ब्रॉड इंटरेस्ट है इस आदमी का और कितनी मेहनत से रिसर्च करता है। एस्से और क्रिटिसिज्म भी लिखा है इन्होंने। एज एन एसेइस्ट एंड क्रिटिक, एक क्रिटिक और एक एसेइस्ट के रूप में साउदी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पीरियोडिकल्स, इन्होंने कई पीरियोडिकल्स पर अपना योगदान दिया है। एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ इन लिटरेचर, कई एसेज में उन्होंने अपने व्यूज़ बताए हैं साहित्य पर, पॉलिटिक्स पर और सोसाइटी पर। पोएट लॉरेट, भाई रॉबर्ट साउदी पोएट लॉरेट रहे हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं सबसे पहले इनकी। साउदी वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1813, साउदी को पोएट लॉरेट अपॉइंट किया गया था 1813 में। सक्सीडिंग हेनरी जेम्स पाई, ये PYQ है UGC नेट का। 1813 में ये रॉबर्ट साउदी 1813 में पोएट लॉरेट बने थे, ठीक है। और किसकी जगह बने थे? हेनरी जेम्स की। हिज टेन्योर वॉज मार्क्ड बाय अ स्टीडी प्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल वर्ड्स। अब देखो रॉबर्ट साउदी को एज अ पोएट, एज एन एसेइस्ट, ठीक है, एज अ बायोग्राफर, एज अ हिस्टोरियन, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं, लेकिन रॉबर्ट साउदी एज अ पोएट लॉरिएट वो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्टडी काम किया उन्होंने वहाँ पर और लगातार ऑफिशियल वर्सेस इन्होंने पब्लिश किए। थ्रू दीज वर्क्स आर जनरली कंसिडर्ड लेस सिग्निफिकेंट, वैसे तो ये बहुत ही लेस सिग्निफिकेंट माने जाते हैं इनके अर्लियर पोइट्री से, लेकिन लगातार काम किया है उस पद पर बैठकर इन्होंने। हर साल कुछ ना कुछ लिख रहे हैं पोएट लॉरिएट के रूप में, ठीक है, राजा के लिए, क्राउन के लिए या गवर्नमेंट के लिए। पब्लिक ड्यूटीज़ की अगर बात करें, पोएट लॉरिएट के रूप में साउदीज रोल इंक्लूडेड कंपोजिंग पोएम्स फॉर स्टेट ओकेजन्स। आप सब जानते हैं पोएट लॉरिएट क्या काम करता है, जो स्टेट ओकेजन्स होते हैं, जैसे उन लोगों की 26 जनवरी 15 अगस्त उस पर कोई कविता लिख रहे हैं, ठीक है, राजा रानी का राज्याभिषेक हो रहा है तो उसके ऊपर कोई कविता लिख रहे हैं, तो ये काम होता है पोएट लॉरिएट का, पब्लिक इवेंट्स पर लिखना। विच ऑफन रिफ्लेक्टेड इज कंजर्वेटिव पॉलिटिकल व्यूज, लिखते थे और इनके जो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी राजनीतिक विचार थे वो इन कविताओं में साफ नजर आते थे। पर्सनल लाइफ और चैलेंजेस की बात करते हैं। फैमिली, साउदी मैरिड एडिथ फ्रिकर, इनकी शादी एडिथ फ्रिकर नाम की एक महिला से हुई थी 1795 में, एंड दे हैड सेवरल चिल्ड्रन, कई बच्चे हुए। इनकी जो साली थी सिस्टर इन लॉ सारा कॉलरिज वॉज मैरिड टू सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनकी शादी एसटी कॉलेज से हुई थी, ठीक है, तो साड़ू साड़ू हुए दोनों, मेकिंग द 2 पर्स ब्रदर्स इन लॉ, है ना, तो ब्रदर्स इन लॉ के दोनों। फ्रेंडशिप और कोलैबोरेशंस की अगर बात करें, साउदी मेंटेन्ड क्लोज फ्रेंडशिप विद अदर रोमांटिक पोएट्स, साउदी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी दूसरे रोमांटिक पोएट से, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज शामिल हैं। डिस्पाइट पॉलिटिकल एंड पर्सनल डिफरेंसेस, बावजूद इनके कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, ठीक है, और पर्सनल डिफरेंसेस भी थे, लेकिन दोस्ती थी, ठीक है, और यही सीखना है। कोई मैरिट वैरिट नहीं होती है, बस जो फेमस है, जो राजा के नज़दीक है, जो रानी के नज़दीक है, ठीक है, उसको मिल जाती है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की बात करें,
थ्रू आउट हिज लाइफ साउदी फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पूरी जिंदगी पैसे की कमी रही है रॉबर्ट साउदी को। पार्शली एलिविएटेड बाय हिज राइटिंग, थोड़ा सा ऊपर उठे थे अपनी ज़िंदगी में राइटिंग से, एंड हिज पोजीशन एज पोएट लॉरेट, और खासतौर से जब पोएट लॉरेट बने थे तब, अदरवाइज पैसे की तंगी झेली है इस आदमी ने। लेगेसी और क्रिटिसिज्म, सबसे पहला क्रिटिकल रिसेप्शन। साउदीज रेपुटेशन हैज़ फ्लक्चुएटेड ओवर टाइम, इनकी जो इज्जत है ना फ्लक्चुएट हुई है, कभी बहुत इज्जत मिल रही है कभी नहीं मिली है। वाइल एडमायरिंग ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम फॉर हिज एरुडिशन, जब जिंदा रहे जब तो इनके एरुडिशन, इनकी स्कॉलरिज्म के लिए इनको बहुत एडमायर किया गया कि भाई आदमी स्कॉलर है, आदमी विद्वान है। प्रोलिफिक आउटपुट के लिए बहुत वो किया गया। लेटर क्रिटिक्स ऑफन ओवरशैडोड हिज वर्क बाय द अचीवमेंट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, बाद में दब गया इनकी रचनाएं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शैली, कीट्स, भाई रोमांटिक मूवमेंट में, रोमांटिक एज में इतने बड़े बड़े नाम आ गए कि रॉबर्ट साउदी कहीं खो गए। ठीक है, तो इसलिए जो उनकी रेपुटेशन है वो ऊपर नीचे होती रही दौर में। इन्फ्लुएंस की बात करें, डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है रोमांटिक लिटरेचर को इस आदमी के, खासतौर से एपिक पोइट्री को और हिस्टोरिकल राइटिंग को, रिमेन नोटेबल है। His works provide valuable insight into the romantic period's literary, cultural and political milieu. इनकी रचनाएं एक झलक देती हैं जो राजनीतिक, सामाजिक, ठीक और सांस्कृतिक, ठीक है, दौर है, उसकी एक झलक हमें इनकी रचनाओं से देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल वर्क्स की बात करें तो साउदीज की जो प्रोज हैं, खासतौर से जो बायोग्राफीज और हिस्ट्रीज इन्होंने लिखी हैं, कंटिन्यूज टू बी अप्रिशिएटेड, वो भी अप्रिशिएट की जाती हैं उनके थॉरो रिसर्च के लिए और एंगेजिंग नैरेटिव स्टाइल के लिए। की थीम्स पढ़ लेते हैं साउदी की पोइट्री में। सबसे पहले तो जब आप रॉबर्ट साउदी की कविताएं पढ़ेंगे तो आपको उसमें हीरोइज्म और एडवेंचर देखने को मिलेगा। मैनी ऑफ साउदीज पोएम्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ हीरोइज्म, साउदी की कविताओं में आपको हीरोइज्म की थीम मिलेगी, हीरो होगा जो लड़ रहा होगा। ऑफन थ्रू एपिक नैरेटिव, ज़्यादातर एपिक्स में ऐसा देखने को मिलता है इनकी, जो एग्जॉटिक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सेट होते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल दिए। सुपर नेचुरल देखने को मिलेगा, कई रोमांटिक्स की तरह जैसे साउदी ने भी इनकॉर्पोरेट किया है अपनी कविताओं को सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से, ब्लेंडिंग मिथ एंड रियलिटी, वो रियलिटी और मिथ को एक दूसरे से जोड़ते हैं। पैट्रियटिज्म और नेशनल आइडेंटिटी, इन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम को, देश प्रेम को और नेशनल आइडेंटिटी को, राष्ट्र की पहचान को लिखा है। इनकी पोएट्री में प्राय रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं डीप सेंस ऑफ पॉलिटिकल प्राइड के, ठीक है, या नेशनल प्राइड के और आइडेंटिटी के, पर्टिकुलरली इन हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल सब्जेक्ट्स। खासतौर से जब वो हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल लिखते हैं तो एक प्राइड लेते हैं कि मैं एक इंग्लैंड का नागरिक होने के नाते बहुत ही प्राइड महसूस करते हैं, या अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेकर बहुत प्राइड महसूस करते हैं। मोरल और एथिकल क्वेश्चंस बहुत उठाए हैं इन्होंने। साउदीज वर्क्स फ्रिक्वेंटली डेल्व, साउदी की रचनाएं जो हैं वो फ्रिक्वेंटली गहरा गोता मारती हैं मोरल और एथिकल इश्यूज के लिए। एग्जामिनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पावर, वो बताते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या परिणाम होते हैं सत्ता के, न्याय के, रिडेम्पशन के। रॉबर्ट साउदी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट, रॉबर्ट साउदी हमेशा सिग्निफिकेंट रहे हैं रोमांटिक लिटरेचर में, इफ समटाइम्स ओवरलुक, भले ही कभी कभार उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन सिग्निफिकेंट आदमी है ये इस दौर का। हिज डाइवर्स बॉडी ऑफ वर्क, इनकी जो डाइवर्स बॉडी है रचनाओं की, स्पैनिंग पोइट्री, जिसमें इन्होंने पोइट्री लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, हिस्ट्री लिखी है, क्रिटिसिज्म लिखा है, शोकेसेस हिज वर्सेटैलिटी, ये इनकी वर्सेटैलिटी को शो करता है और इनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ को शो करता है, ये कितना गहरा है बौद्धिकता में आदमी, ठीक है। लेकिन किसी किसी की किस्मत ख़राब होती है कि बहुत अच्छा इंसान है लेकिन उस दौर में बहुत अच्छे राइटर्स पैदा हो जाते हैं तो वो दब जाता है। जैसे एलिजाबेथन एरा में शेक्सपियर अपने समकालीनों को दबा ले गए, है ना। इस दौर में रॉबर्ट साउदी दब गए क्योंकि बड़े बड़े नाम आ गए, ठीक है, कीट्स आ गए, शैली आ गए, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आ गए, बायरन आ गए। तो ऐसा होता है, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। जैसे अभी यहाँ पर भी हमारे यहाँ जैसे मूवीज़ से अगर लेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स आ गए हैं तो वो उनकी जो वर्क स्पैन है, जो बॉडी ऑफ वर्क है, वो दब जाता है, ठीक है। थॉरो रिसर्च यानी कि कंप्लीट, थॉरो का मतलब कंप्लीट, गहराई से जो रिसर्च की जाए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आदमी है जॉर्ज गॉर्डन बायरन। सबसे पहले तो भैया ये ही PYQ है कि इनका पूरा नाम जॉर्ज गॉर्डन बायरन है, क्योंकि हम जानते तो उन्हें लॉर्ड बायरन के नाम से ही है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 1788 से 1824 वॉज अ लीडिंग फिगर इन द रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट के लीडिंग फिगर एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट एंड नोटोरियस पोएट्स ऑफ हिज टाइम, और अपने ज़माने के सबसे फ्लैम्बॉयंट और अपने ज़माने के सबसे बदनाम कवियों में से एक। हिज लाइफ एंड वर्क्स एग्जाम्प्लीफाई द रोमांटिक आइडियल्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इनकी रचनाएं और इनका खुद का जीवन एग्जाम्पल है। वो जो रोमांटिक आदर्श हैं कि इंडिविजुअलिज्म के ऊपर लिखेंगे, इमोशनल इंटेंसिटी पर लिखेंगे, रिबेलियन जो ये दिखाया करते थे सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ, उसके एग्जाम्पल इनकी रचनाएं नहीं है, इनका जीवन भी है। तो इन्होंने रोमांटिक आइडियल्स को न केवल अपनी रचनाओं में समाया बल्कि अपने जीवन में भी समाया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही क्या कोई वर्ड नहीं आ रहा सही। रोमांटिक मूवमेंट का ये वो हीरो है जो गलत कारणों से ज़्यादा फेमस है। ये रोमांटिक मूवमेंट का सलमान खान मान लो, अपनी एक्टिंग के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, सलमान खान बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत सारी मूवीज़ में, हिट मूवीज़ भी दी हैं, लेकिन सलमान खान फेमस है। ठीक है, ऐश्वर्या राय को पीट दिया, काला हिरन मार दिया, फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी, है ना, तो गलत चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है। लॉर्ड बायरन के साथ बिल्कुल वैसा है। सुनिए, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। बर्थ एंड फैमिली की बात करें तो बायरन वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 22, 1788। 22 जनवरी 1788 को पैदा हुए लंदन, इंग्लैंड में। जी हाँ, अमीर आदमी है। ही इनहेरिटेड द टाइटल ऑफ बैरन बायरन। इनको टाइटल दिया गया बैरन बायरन का 10 साल की उम्र में सिर्फ, फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज ग्रेट अंकल, जब इनके ताऊ की मौत हो गई। तो वहाँ से कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे, तो वहाँ से लॉर्ड बन गए। ठीक है, ताऊ के बाद एजुकेशन की बात करें, इन्होंने हैरो स्कूल ज्वाइन किया था, बाद में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया, वेयर ही बिगिन राइटिंग पोइट्री। वहीं पर उन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू करी एंड बिकेम नोन फॉर हिज कैरिज्मा एंड रिबेलियस स्पिरिट। वहाँ भैया ये फेमस हो गए अपने कैरिज्मा के लिए, ठीक है, और अपनी रिबेलियस स्पिरिट के लिए। लिटरेरी करियर और मेजर वर्क्स की बात करें तो पोइट्री कलेक्शंस की बात करते हैं सबसे पहले। आवर्स ऑफ आइडलनेस 1807। समरी, आवर्स ऑफ आइडलनेस जो है ये बायरन की पहली पब्लिश वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है, रिफ्लेक्टिंग थीम्स ऑफ यूथफुल मेलंकली। इसमें जवानी की उदासी और रोमांटिक लव का वर्णन है। रिसेप्शन की बात करें, इनिशियली मेट विद क्रिटिसिज्म। जब ये छपी लोगों को पसंद नहीं आई, क्रिटिसाइज किया क्रिटिक्स ने, पर्टिकुलरली बाय द एडिनबरा रिव्यू। खास तौर से एडिनबरा रिव्यू नाम की एक पत्रिका छपती थी, उसमें बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। प्रोमोटिंग बायरन टू राइट अ बाइटिंग सटायर इन रिस्पॉन्स। भैया बायरन भड़क गए और इस एडिनबरा रिव्यू के रिस्पॉन्स में एक खतरनाक सटायर लिखा। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज 1812 to 1818। ये एक नरेटिव पोएम है, बड़ी कविता है। फॉलोइंग द ट्रैवल्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ यंग। इसमें यात्रा वृत्तांत हैं, रिफ्लेक्शंस हैं एक जवान, एक डिसइल्यूजन नोबलमैन के। ऑफन सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ बायरन हिमसेल्फ। प्रायः माना जाता है कि बायरन यहाँ पर खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। थीम्स की बात करें, मेलंकली उदासी है, सबलाइम इन नेचर है कि नेचर में ही सर्वश्रेष्ठता प्राप्त की जा सकती है, क्वेस्ट फॉर मीनिंग है, और द वेरीनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और आधुनिक दुनिया से थकावट है, इस बारे में ही लिखी गई है। इम्पैक्ट की बात करें, दिस वर्क कैटापुलेटेड बायरन टू फेम। इस रचना से भाई लॉर्ड बायरन बहुत फेमस हुए। सॉलिडिफाइंग हिज रेपुटेशन, इज्जत को सॉलिडिफाई किया अपनी, ठीक है, कि एक लीडिंग रोमांटिक पोएट हैं। इसके अलावा द गियोर, द ब्राइड ऑफ एबिडोस और द कॉर्सायर, ठीक है, ये कविताएं हैं। ये नरेटिव पोएम्स हैं तीनों। एक्सप्लोर थीम्स ऑफ एक्सोटिसिज्म की थीम्स पर लिखी गई हैं, फॉरबिडन लव की और रिबेलियन की। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन। इसमें ईस्टर्न मेडिटेरियन दिखाया गया है, भूमध्य सागर बोलते हैं मेडिटेरियन को, तो उसमें जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ के कल्चर को दिखाया गया है। थीम्स की बात करें तो पैशन, ऑनर, वेंजेंस, ठीक है, ये थीम है, और क्लैश दिखाया है डिफरेंट कल्चर्स के बीच में। स्टाइल की बात करें तो ड्रामेटिक नैरेटिव है ये, विविड डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, विविधाओं से भरे वर्णन हैं। दे कंट्रीब्यूटेड टू द रोमांटिक फैसिनेशन विद द ऑरिएंट। और इसमें वो जो रोमांटिक फैसिनेशन है ऑरिएंट की तरफ, उसको दिखाया गया है। ठीक है, ऑरिएंट कहते हैं पश्चिम,
ठीक है। तो पश्चिम की तरफ जो इनका रुख था कि पश्चिम इन्हें बहुत अच्छा लगता था रोमांटिक कवियों को, ठीक है। इसी वजह से अरब चले जाते थे, ठीक है, वहाँ पर बेस्ड एक चीज़ें लिख देते थे, जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा रॉबर्ट साउदी में, ठीक है, कि हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड कविताएं लिख दी, ठीक है। तो बहुत फैसिनेशन था भैया। ये इनका बहुत फेमस है डॉन जुआन। समरी एपिक सटायर है, टेल्स द एडवेंचर्स ऑफ द लेजेंडरी लवर डॉन जुआन। इसमें लेजेंडरी एक लवर है डॉन जुआन, उनकी कहानी है। रिकास्टिंग हिम एज अ नाइव यंग मैन, उसमें वो इसको रिकास्ट कर रहे हैं एक बहुत ही भोले भाले यंग मैन के रूप में, हु इज सेड्यूस्ड बाय वुमेन, जिसे सेड्यूस किया जाता है महिलाओं के द्वारा। लव, सटायर ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, ह्यूमन फॉली और हिपोक्रेसी, ये थीम्स हैं। स्टाइल की बात करें तो ये बायरन के सबसे एम्बिशियस रचनाओं में से एक है। ब्लेंडिंग ह्यूमर, इसमें मिश्रण है ह्यूमर का, विट का और सोशल क्रिटिसिज्म भी है इसमें। एपिसोडिक स्ट्रक्चर में लिखी गई है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। शॉर्टर पोएम्स की बात करें, ये तो सब तो नरेटिव पोएम्स और एपिक पोएम्स थी ऊपर। शॉर्टर पोएम्स की बात करें तो शी वॉक्स इन ब्यूटी एक पोएम है इनकी, लिरिकल पोएम है, सेलिब्रेटिंग द सीरीन एंड हारमोनियस ब्यूटी ऑफ अ वुमन। इसमें महिला की खूबसूरती को सेलिब्रेट किया इन्होंने। थीम्स की बात करें तो ब्यूटी, हार्मनी और आइडलाइजेशन ऑफ फेमिनिन ग्रेस। जो फेमिनिन ग्रेस है उसको आइडलाइज किया है कि है कितना आदर्श होता है फेमिनिन ग्रेस। स्टाइल की बात करें, एलिगेंट और म्यूजिकल स्टाइल में लिखा गया है, विद अ फोकस ऑन इमेजरी एंड इमोशनल रेजोनेंस। और इमेजरी पर फोकस है और इमोशनल रेजोनेंस पर फोकस है। व्हेन वी टू पार्टेड बहुत प्यारी पोएम है। अ पॉइग्नेंट एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, ये सॉरो और हार्ट ब्रेक के ऊपर लिखी गई कविता है, फॉलोइंग अ सीक्रेट लव अफेयर, जिसमें एक सीक्रेट लव अफेयर दिखाया गया है। लॉस, रिग्रेट और पेन ऑफ सेपरेशन, ब्रेकअप के बाद जो दर्द होता है जब अरिजित अच्छा लगने लगता है, वो दिखाया है। स्टाइल की बात करें तो इंटीमेट और मेलंकॉनिक, ठीक है, यानी कि उदासी से भरा हुआ स्टाइल है। कैप्चरिंग द पर्सनल एंग्विश ऑफ अ ब्रोकन रिलेशनशिप, वो एंग्विश, वो पीड़ा दिखाई गई है जब आपका रिश्ता टूट जाता है और उसके बाद जो पीड़ा आती है, उसका बहुत खूबसूरत वर्णन है व्हेन वी टू पार्टेड में। अब जैसे हमने आपको बताया कि भैया बहुत ही ज़्यादा कुख्यात इंसान है, ठीक है, बदनाम है, तो वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या किया इन लोगों, क्या किया इस आदमी ने, बायरन ने। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं सबसे पहले, पर्सनल लाइफ और स्कैंडल्स में। बायरन्स पर्सनल लाइफ वाज नोटोरियसली स्कैंडलस। इनका पर्सनल लाइफ बहुत ही स्कैंडलस था, मार्क्ड बाय न्यूमरस लव अफेयर्स, बहुत सारे तो लव अफेयर्स थे इस आदमी के, इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप विद हिज हाफ सिस्टर ऑगस्टा ले। खास तौर से इनकी एक हाफ सिस्टर थी, ठीक है, आई डोंट नो कि माँ सेम थी या बाप सेम था, ठीक है, आई थिंक पापा सेम थे और माँ अलग थी। ऑगस्टा ले नाम था इनकी बहन का, उनके साथ इनका रिश्ता था, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप था। मैरिज और सेपरेशन, ही मैरिड एनाबेला मिलबैंके, इन्होंने एनाबेला मिलबैंके नाम की एक महिला से शादी की थी 1815 में, बट द मैरिज क्विकली फेल अपार्ट, शादी टूट गई, लीडिंग टू अ लीगल सेपरेशन इन 1816, और अगले ही साल 1816 में लीगल सेपरेशन लिया। अब आपको लग रहा होगा हाँ तलाक तो हो गई, उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, तलाक मिलती नहीं थी तलाक। अब देखो अगर उस ज़माने में तलाक हुई है तो 3 ही कारणों की वजह से हुई होगी, क्योंकि उस समय तलाक के सिर्फ 3 ही ग्राउंड्स थे, या तो आदमी नपुंसक हो, ये थे नहीं, औरत बांझ हो, औरत भी बांझ नहीं थी, या फिर एडल्ट्री, किसी ने किसी के खिलाफ चीट किया हो, ठीक है। तो चांसेस तो ये है किसी आदमी ने चीट किया होगा किसी दूसरी महिला के साथ, बीवी ने पकड़ लिया होगा, ठीक है ना। तो 3 ही रीज़न से तलाक मिलती, तलाक होती नहीं थी। तो अब इन तीनों में से कोई एक रीज़न होगा, पता हमें नहीं है कौन सा रीज़न है, तो इन तीनों में से कोई एक रीज़न होगा, ठीक है। एग्जाइल की बात करें, फॉलोइंग द सेपरेशन एंड इंस्ट्रिंग स्कैंडल्स, सेपरेशन के बाद वो जो स्कैंडल्स हो रहे थे, बायरन लेफ्ट इंग्लैंड इन 1816, ये इंग्लैंड छोड़ के चले गए, बदनामी ज़्यादा हो गई। नेवर टू रिटर्न, कभी नहीं लौटना चाहा कि कभी नहीं लौटेंगे नहीं। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप घूमे, स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट टाइम इन इटली एंड ग्रीस, काफ़ी समय इन्होंने इटली और ग्रीस में बिताया। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें, राजनीतिक रूप से इन्वॉल्वमेंट था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली बात, बायरन वॉज अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ द ग्रीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। अब ग्रीस पर कब्जा था ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्क्स का, तुर्कों का, और ग्रीस वहाँ से आज़ादी चाह रहा था ऑटोमन एम्पायर से, उसके ये फर्वेंट सपोर्टर थे। ही ट्रैवल टू ग्रीस इन 1823, 1823 में ये ग्रीस गए, वेयर ही यूज्ड हिज रिसोर्सेज, वहाँ पर अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया ग्रीक कॉज को सपोर्ट करने के लिए, उनकी आज़ादी में उन्होंने योगदान दिया। डेथ की बात करें, बायरन डाइड ऑफ अ फीवर इन मिसोलोंगी, मिसोलोंगी नाम की एक जगह है ग्रीस में, वहाँ पर ये बुखार से मरे 19 अप्रैल 1824 को। ही वॉज माउंड एज अ नेशनल हीरो बाय द ग्रीक्स, ग्रीक्स ने भाई विलाप किया, नेशनल हीरो माना इन्हें अपना।
हु ऑनर्ड हिज कमिटमेंट टू देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, क्योंकि इन्होंने अपने कमिटमेंट को ऑनर किया था। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी आज़ादी के संघर्ष में तुम्हारा साथी हूँ, और इन्होंने पूरी ज़िंदगी उसको निभाया है लॉर्ड बायरन ने। लिटरेरी स्टाइल एंड थीम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले है बायरॉनिक हीरो। बायरन्स क्रिएशन ऑफ द बायरॉनिक हीरो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड बायरन ने एक बायरॉनिक हीरो नाम की एक कैरेक्टर का जन्म किया, ठीक है। ये एक कैरिज्मेटिक ब्रूडिंग फ्लॉड कैरेक्टर था, बिकम अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ हिज वर्क्स, इनकी रचनाओं का एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। इन्फ्लुएंस काउंटलेस राइटर्स, और इसने कई राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया। दिस आर्क टाइप बॉडीज डिफायंस, ये जो एक आर्क टाइपल कैरेक्टर इन्होंने बना दिया था, डिफायंस, मेलंकली, डिसडेन फॉर सोशल नॉर्म्स, ये कई राइटर्स ने फिर इस्तेमाल किया। क्या मतलब है, मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ थोड़ा सा। 80s की मूवी याद है आपको? 80s की मूवी में जो हीरो थे हमारे बॉलीवुड में, वो थे सारे के सारे एंग्री यंग मैन, आदर्शवादी, है ना। बाप कह रहा है ले ब्लैंक चेक, निकल जा मेरी बेटी की ज़िंदगी में, ठीक है। वो चेक फाड़ के कह रहा है नहीं, ठीक है, हम नहीं लेंगे ये चेक, ठीक है। और भैया वो बेइज्जती कर रहा है लेकिन कोयला काट रहा है, ठीक है, मजदूरी कर रहा है लेकिन खुददारी से जीवन जी रहा है ना। वो एंग्री यंग मैन वाले जो हीरो आपने 80s की मूवीज़ में देखे हैं, तो वो एक आर्क टाइपल फिगर हो गई 80s की मूवीज़ में। अब 80s की सारी मूवी देखो, सारे हीरो सेम, ऐसा लगता है भाई ये कहानी तो पहली मूवी में भी थी, है ना। हीरो की बहन को उठा के ले गया गुंडा काली पहाड़ी पे, वो उससे बचाने जा रहा है, हर कहानी हर मूवी में यही हो रहा है फिर 80s की मूवीज़ में। तो वो एक आर्क टाइपल एक एम्बॉडी बन जाती है कोई कैरेक्टर। सेम लॉर्ड बायरन के साथ हुआ। लॉर्ड बायरन ने अपनी कई रचनाओं में हीरो गढ़ा, जिसे बायरॉनिक हीरो बोलते हैं। अब इस हीरो में क्या हुआ, एक तो वो डिफायंस करता था सबकी, हे हम नहीं मानने तुम्हारी बात, हे हम नहीं मानने तुम्हारी बात। दूसरा, हमेशा उदास रहता था, और जो सोसाइटल नॉर्म्स थे, समाज के रीति रिवाज थे, उनसे नफरत थी उसे, ठीक है। तो इस तरह के कैरेक्टर बाद में कई देखने को मिले हमें लॉर्ड बायरन की बात। तो उन्होंने बायरॉनिक हीरो क्रिएट किया, ठीक है, जो उदास बैठा है, हाथ में बीड़ी है, सोच रहा है, सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसे, ठीक है, कितनी भी शादी कर ले रहा है, किसी से भी प्यार कर ले रहा है, कि कहीं पे भी चले जा रहा है, ठीक है, इस तरह का। इमोशनल इंटेंसिटी की बात की है इन्होंने अपनी रचनाओं में। बायरन्स पोइट्री इज कैरेक्टराइज बाई इट्स पैशनेट इंटेंसिटी, इनकी कविताएं जो हैं वो भरी हुई है इमोशनल इंटेंसिटी से, ठीक है। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, इसमें वो प्यार, लॉस और एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। सटायर और विट, ही एम्प्लॉयड शार्प सटायर, इन्होंने शार्प सटायर लिखा है। विट का इस्तेमाल किया है क्रिटिसाइज करने को, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, ह्यूमन नेचर को, और ख़ास तौर से ये एविडेंट है डॉन जुआ नाम की इनकी रचना में। नेचर और उसका सबलाइन, ये नेचर को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, ठीक है। अदर रोमांटिक पोएट्स की ही तरह बायरन ऑफन डिपिक्टेड द ऑ इंस्पायरिंग पावर ऑफ नेचर, ये भी वर्णन करते थे जो ऑ इंस्पायरिंग पावर है नेचर के अंदर, उसको यूजिंग इट एज अ बैकड्रॉप ऑफ एक्सप्लोरिंग ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, और इसको भी इस्तेमाल करते थे इसके ज़रिए नेचर को सर्वे सर्वा दिखाकर वो इंसानों के इमोशन एंड अनुभवों को एक्सप्लोर करते थे। विरासत की बात करें तो लॉर्ड बायरन का जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर और कल्चरल एक्सटेंट्स पर, वो उनके जीवन से बहुत बड़ा है, और ऐसे नहीं कि जब तक जिंदा रहे तभी तक रहा, उसके बाद भी रहा। इनकी जो रचनाएं हैं वो अभी भी पढ़ी जा रही हैं, एडमायर की जा रही हैं इमोशनल डेप्थ के लिए, लिरिकल ब्यूटी के लिए, और शार्प सोशल कमेंट्री के लिए। जो इनकी लार्जर देन लाइफ पर्सोना था और जो रिबेलियस स्पिरिट थी इनकी, हैव सीमेंटेड हिज प्लेस, उसने सीमेंट किया है इनकी जगह को एज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड एंड्योरिंग फिगर्स ऑफ द रोमांटिक एरा। ये रोमांटिक एरा के सबसे आइकॉनिक और सबसे एंड्योरिंग फिगर्स में से एक है, ठीक है। होते हैं कुछ लोग रिबेलियस, ठीक है, जो पैदा ही इसलिए होते हैं कि समाज को बदल सकें, समाज के बंधनों को तोड़ सकें। इस आदमी ने पूरी जिंदगी वो किया है, पूरी जिंदगी, ठीक है। ये रहे, शक्ल से लग रहे हैं ना रिबेलियस, ये इनकी एक्चुअल पेंटिंग है लॉर्ड बायरन की। चलिए, अब जो नेक्स्ट पोएट है वो है जॉन कीट्स, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनकर चले जाइए, कल से आपका ऑफ है, लाइव नहीं आ पाएंगे, ठीक है, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से, ठीक है। वी आर फेसिंग समथिंग, सम इशू इन आवर लाइफ राइट नाउ। सो दूसरा 15 अगस्त है, उसका ऑफ है, फिर रक्षाबंधन है मंडे को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लाइव आएंगे हम लोग
मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइव आऊँगा 22 को, 22 तारीख को, 22 अगस्त को, ठीक है। और 22 के बाद भी मैं 23-24 में कोशिश करूँगा आने की, अदरवाइज शायद मैं तब भी ना आ पाऊँ, ठीक है। लेकिन मैं 22 में भी कोशिश करूँगा कि मैं आप लाइव आ जाऊँ और जो डे 24 है मैं आपको पढ़ाऊँ तब जाकर, ठीक है। सो लाइव, नेक्स्ट लाइव कब होगी आई विल टेल यू, ठीक है, एक दिन पहले कि कल आपकी लाइव क्लास है। फ़िलहाल अभी एक हफ्ते तक, ठीक है, आपकी कोई लाइव क्लास नहीं है। अब ये जो भी डे 23 आपके पास हैं इनको आप रिवाइज़ कर लीजिए, इन्हें आप देख लीजिए या आप कुछ और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अभी वी आर डीलिंग विद समथिंग इन आवर लाइफ, तो उससे निपट लेते हैं थोड़ा सा और फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी लाइव क्लास में, ठीक है। हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। हाँ, टेस्ट तैयार है आपका पोइट्री का, और वो होगा जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 2। अभी यूनिट 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यूनिट 2 में रोमांटिक चल रहा है और उसके बाद 2 लेक्चर और बचे हैं। तो आई थिंक 5, 6, 7 लाइव क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट लेंगे आपका यूनिट 2 का, ठीक है। वो कब होगा वो आपको बाद में ही बताया जाएगा, ऑब्वियसली टाइम दिया जाएगा 5-6 दिन का रिवाइज करने के लिए आपको, उसके बाद टेस्ट लेंगे आप लोगों का।